वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। क्या हाल है बेटा, ठीक ठाक हैं आप लोग? जी सर अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताएं। अल्लाह का शुक्र, मैं भी ठीक ठाक हूँ। अच्छा, ऐसा है कि आज जरा मुझे बुखार भी था, थोड़ा मसला था, तो इस वजह से थोड़ा सा ऐसे हो गया है। ठीक है, अब मंडे को तो टाइम पे ही होगा। तो दूसरा ये है कि आपके पास इतने स्टूडेंट्स नहीं ज्वाइन करना है, स्टार्ट कर दें फिर? जी सर कर दे, लिंक तो शेयर हो गया होगा। चलें ठीक है। अच्छा, लास्ट टाइम हमने लीनियर कॉम्बिनेशन किया था और उससे अगले क्वेश्चन ही हैं स्पैनिंग सेट के। वो रेलिवेंट टू लीनियर कॉम्बिनेशन ही है, लेकिन ये हमने लास्ट टाइम तक किया था। ठीक है, तो आज उन्होंने मुझसे जो क्वेश्चन करवाए हैं वो ऐसे एक तो स्पैनिंग सेट के क्वेश्चन करवाए हैं। ठीक है, ये आपको लास्ट टाइम भी मैंने आपको बताया था इसके डेफिनेशन का कि ये देखें, आर क्यूब हमारे पास कोई भी वेक्टर स्पेस है। क्वेश्चन नंबर 11 जरा देखें। पहले आप लोग क्वेश्चन पढ़ लें, फिर आपको क्लियर आइडिया हो जाएगा क्वेश्चन क्या है। पहले क्वेश्चन का पता चल जाए, फिर आंसर का भी पता चलेगा। पढ़े जी सब लोग, क्वेश्चन पढ़े। हाँ जी, पढ़ा है जी। क्वेश्चन नंबर 11 पढ़ा है भाई आपने? जी भाई, क्वेश्चन नंबर 11 पढ़ा है? आप लोगों को आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी भाई, आप लोगों को आवाज आ रही है? आप लोगों की तरफ से कोई रिस्पांस नहीं मिल रहा। यस सर, आवाज आ रही है। तो बेटा बता तो दे ना, अब कोई भी आप में से बोल नहीं रहा, तो मैं तो जेहन में था कि शायद क्वेश्चन नंबर 11 सर पढ़ा है आप सब मेरे लोगों पास बुक नहीं है, मैंने इसलिए नहीं पढ़ा। इस टाइम मेरे पास नहीं है। ने? चले किसी और के पास भाई, कोई और नहीं, किसी और को भी नहीं, किसी के पास भी बुक नहीं है? बुक तो अपने पास रखा करें। ये क्वेश्चन ये है कि इसके दो पार्ट है, ए और बी। एक पार्ट किया, बाकी बच्चे कहते थे कि दूसरा पार्ट हम लोग कर लेंगे। वो ये है कि क्या आर क्यूब जो है, आर क्यूब का ये स्पेनिंग सेट है कि नहीं, V1 V2 V3, ये इसको स्पैन करता है कि नहीं। तो पहले तो हम देख लेते हैं कि स्पैनिंग का क्या मतलब है। अगर आर क्यूब का ये, हम इसको एस, चले सेट की फॉर्म लिख लेते हैं इस तरह से कि एस किसके इक्वल है, V1 V2 V3 के। तो अगर ये इसका स्पेनिंग सेट हुआ आर क्यूब का V1 V2 V3, तो फिर उसकी डेफिनेशन यहाँ पे लिखी हुई है कि इफ एवरी वेक्टर ऑफ आर क्यूब कैन बी रिटन एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स ऑफ एस, यानी जो एस के वेक्टर्स हैं, अगर आर क्यूब का हर वेक्टर जो है वो इन एस के वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में लिखा जा सके, तो फिर जो है
वो आर क्यूब जो है वो इसका क्या होगा, एस जो है वो इसका क्या होगा, स्पैनिंग सेट होगा। लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि आर क्यूब के अंदर, यानी ये जो हमारे पास ये वेक्टर स्पेस है आर क्यूब, इसके अंदर तो इन्फिनिट वेक्टर्स हैं। तो हम कैसे, पीछे आपने देखा लीनियर कॉम्बिनेशन में हम कैसे एक एक वेक्टर का चेक करेंगे, तो वो तो पॉसिबल ही नहीं होगा, क्योंकि इन्फिनिट वेक्टर्स का चेक करना तो पॉसिबल ही नहीं है। बल्कि अगर 20-30 वेक्टर हो तब भी उनका चेक करना बड़ा मुश्किल है। तो इसका एक इजी और आसान वे ये है कि हम इसका एक आर्बिट्रेरी वेक्टर ले लेते हैं। आर्बिट्रेरी वेक्टर से मुराद ये है कि आर्बिट्रेरी एलिमेंट किसी सेट का वो एलिमेंट होता है जो उस सेट के हर एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। तो हम इसका एक आर्बिट्रेरी एलिमेंट ले लेते हैं एक्स वाई जी, चाहे आप उसका नाम ए बी सी भी रख सकते हैं, ठीक है ना। तो अगर वो आर्बिट्रेरी वेक्टर जो है वो इन वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में लिखा जाएगा, अगर वो आर्बिट्रेरी वेक्टर जो है वो इन वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में लिखा जाएगा, तो फिर हम कहेंगे कि होल ये जो होल वेक्टर स्पेस है इसका हर एलिमेंट जो है वो इनके लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो लीनियर कॉम्बिनेशन में हम कैसे लिखते हैं, हम 3 स्केलर्स ले लेते हैं, आपको पता है जितने वेक्टर्स हो उतने स्केलर लेते हैं। तो यहाँ पे 3 वेक्टर है v1 v2 और v3, तो हम इस तरह से 3 स्केलर ले लेते हैं k1 k2 और k3। और हम ये जो हमने आर्बिट्रेरी वेक्टर लिया एक्स वाई जी, हम इसको इन वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में लिखते हैं। तो ये देखिए, जब इन वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में लिखेंगे तो k1 के साथ क्या आ जाएगा 2 2 2, यानी पहले वेक्टर को यानी v1 को हमने k1 से मल्टीप्लाई कर दिया, जो v2 है उसको k2 से मल्टीप्लाई कर दिया, और जो v3 है उसको k3 से मल्टीप्लाई करके ऐड करके x y के इक्वल। अब इससे हमारे पास ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस आ जाता है। ये जो है ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, ये कैसे आता है ये आपको पता ही है कि हमने जो है अगर इनको इस फॉर्म में लिखेंगे तो उससे हमारे पास, जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये पीछे भी आपने क्वेश्चंस किए हैं, तो ये हमारे पास सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन जो है वो बन जाता है। अब ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन जो है अगर तो ये कंसिस्टेंट हुआ, तो इसका मतलब है कि ये जो हमने आर्बिट्रेरी वेक्टर लिया है एक्स वाई जी, इसको इन वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में लिखा जा सकता है। लेकिन अगर ये सिस्टम जो है वो कंसिस्टेंट ना हुआ, तो फिर इसका मतलब होगा कि हम इसको इसके लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में नहीं लिख सकते। तो सिस्टम की कंसिस्टेंसी चेक करने के लिए आपको पता ही है, चूंकि ये एक नॉन होमोजीनियस सिस्टम है, तो जो नॉन होमोजीनियस सिस्टम होता है उसके हम कोफिशिएंट्स का डिटर्मिनेंट लेते हैं। अगर उसमें नंबर ऑफ वेक्टर्स और नंबर ऑफ इक्वेशंस और नंबर ऑफ वेरिएबल्स अगर उसमें सेम हो, तो फिर हम उसके कोफिशिएंट्स का डिटर्मिनेंट ले लेते हैं। और अगर वो डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 आ जाए, तो इसका मतलब होता है कि सिस्टम जो है वो कंसिस्टेंट नहीं है, इनकंसिस्टेंट है। और अगर वो नॉट इक्वल टू 0 आए, तो फिर इसका मतलब ये होता है कि वो सिस्टम जो है वो कंसिस्टेंट है। तो यहाँ देखिएगा कि जब हम उसके कोफिशिएंट्स का डिटर्मिनेंट लेते हैं, तो k1 का कोफिशिएंट 2 और k2 और k3 का दोनों का 0 है। इसी तरह सेकंड इक्वेशन में k2 का 2 है, k1 का 2 है और k2 नहीं है तो उसका 0 है, और k3 का 1 है। इसी तरीके से थर्ड क्वेश्चन में k1 का 2, k2 का 3 और k3 का 1 है। जब हम उस डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करते हैं तो हमारे पास आंसर क्या आ जाता है -6, और वो -6 नॉट इज इक्वल टू 0 है। इसका मतलब है सिस्टम जो है वो कंसिस्टेंट है। अगर सिस्टम कंसिस्टेंट है तो इसका मतलब होगा कि एक्स वाई जी जो हमने आर्बिट्रेरी वेक्टर लिया है वो v1 और v2 और v3 जो गिवन वेक्टर्स हैं उनके लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में लिखा जा सकता है। अगर वो लिखा जा सकता है तो इसका मतलब है कि आर क्यूब एस जो है वो आर क्यूब का क्या है, स्पैनिंग सेट है। और हम उसको ऐसे लिखते हैं कि आर क्यूब इज इक्वल टू स्पैन एस जी। इस क्वेश्चन में जहां कहीं किसी को कोई प्रॉब्लम है वो पूछ लो, कहीं से कोई स्टेप या कोई पॉइंट या कोई चीज नहीं समझ आई तो वो पूछ लो। क्लियर है? जी सर। जी। नेक्स्ट देखिए, अगर आपने कोई और क्वेश्चन करवाना है इस एक्सरसाइज का तो बेशक करवा सकते हैं। नेक्स्ट उन्होंने मुझसे जो आपके पार्ट 1 वाले हैं, यानी फर्स्ट पार्ट वाले हैं, यानी जो मॉर्निंग वाले हैं, उन्होंने मुझसे क्वेश्चन नंबर 14 करवाया था। क्वेश्चन नंबर 14 पढ़े जरा, उसकी फर्स्ट 3 पार्ट्स कराए थे तो कहते बाकी तो क्लियर हो गया, हम कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 पढ़े जरा। उसमें यह है कि उसने 2 वेक्टर दिए हैं एफ और जी, और वो कह रहा है
कि ये जो नीचे बाकी वेक्टर्स दिए गए हैं, ये जो नीचे ए बी सी डी ई में दिए गए हैं वेक्टर्स, ये बताएं कि इनको क्या इनके लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में लिखा जा सकता है कि नहीं, तो या ये इनका स्पैनिंग सेट बनता है कि नहीं, ये हमने चेक करना है, ठीक है ना। तो अब देखें, पहला जो ए पार्ट है उसमें दिया हुआ है cos 2x, cos 2x का ये स्पैनिंग सेट बनता है कि नहीं, ये जो है cos x और sin x। तो अगर आप देखें तो cos 2x जो है वो उसको हम cos x और sin x के लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में लिख सकते हैं। आपने अगर ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी हुई है एफएससी में तो आपको याद होगा कि cos 2x जो होता है वो किसके इक्वल होता है, cos x माइनस sin x के, ठीक है ना। तो इसका मतलब है कि हम इसको ये जो cos 2x है इसको हम लिख सकते हैं cos x माइनस sin x। तो इसका मतलब है k1 किसके इक्वल है 1 के और k2 किसके इक्वल है -1 के, यानी हम cos 2x को ये लिख सकते हैं k1 इंटू f जो है वो cos x है प्लस k2 इंटू g, k2 जो है वो -1 है और g sin x है, वो ऊपर वाला बन जाएगा। इसका मतलब है कि f और g जो है वो cos 2x को स्पैन करते हैं, यानी ये इसका स्पैनिंग सेट है। या हम ये भी लिख सकते हैं इस यहाँ पे कि cos 2x जो है वो इक्वल टू है स्पैन ऑफ f एंड g। f एंड g की जगह आप cos x और sin x भी लिख सकते हैं। पता चला क्या किया इस क्वेश्चन में? जी भाई, क्लियर हुआ है? जी सर क्लियर है। नेक्स्ट वो कहता है बी पार्ट में, ये बताओ कि क्या हम 3 प्लस एक्स स्क्वायर, ये एफ जी जो है वो 3 प्लस एक्स का स्पैनिंग सेट बनता है कि नहीं, यानी कि उसका लीनियर स्पैन जो है वो बनता है कि नहीं। तो ये देखें, अब जो है हम cos स्क्वायर x और sin स्क्वायर x की जो मर्जी यहाँ k1 कोई ऐसी वैल्यू k1 और k2 की नहीं है कि हम k1 को f से मल्टीप्लाई करें और k2 को g से मल्टीप्लाई करके जब ऐड करें तो आंसर आ जाए 3 प्लस एक्स स्क्वायर। इसका मतलब है कि ये जो है 3 प्लस एक्स स्क्वायर जो है वो f और g उसका स्पैनिंग सेट नहीं है। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 3 प्लस एक्स स्क्वायर जो है नॉट इक्वल टू स्पैन ऑफ, ये इसका स्पैनिंग सेट नहीं है, क्योंकि हमारे पास कोई भी ऐसे स्केलर्स नहीं है कि जिनकी मदद से हम लोग साइन स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर को ऐड करें तो आंसर आ जाए 3 प्लस एक्स स्क्वायर। नेक्स्ट आगे सी पार्ट में वो कहता है 1, क्या 1 जो है वो इनका लेन है कि नहीं, इनका यानी कि cos x और sin x का वो लीनियर स्पैन है कि नहीं, 1 जो है, ठीक है ना। तो आपको पता है 1 जो है इसको हम ये लिख सकते हैं cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x, ठीक है, क्योंकि cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x हमें पता है किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। तो इसका मतलब है k1 की वैल्यू 1 है और k2 की वैल्यू क्या है 1 है। तो हम इस तरह से 1 को ये लिख सकते हैं k1 इंटू एफ प्लस k2 इंटू जी। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो है ये इसका क्या बन जाता है, 1 का स्पैनिंग सेट है एफ और जी। यानी इवन हम ये भी लिख सकते हैं कि 1 इज इक्वल टू स्पैन ऑफ एफ एंड जी, क्योंकि जब 1 जो है वो एफ और जी के लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में लिखा जा सकता है। क्लियर हो गया? जी सर। जी, कोई और क्वेश्चन तो नहीं कराना, नहीं तो फिर आगे हम अगली एक्सरसाइज का टॉपिक स्टार्ट करने लगे हैं। और नेक्स्ट टॉपिक हमने पढ़ना लीनियरली इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेक्टर्स क्या होते हैं। इस एक्सरसाइज का अगर आप लोगों ने किए तो आप लोगों के मॉर्निंग वालों ने करवाए थे, जो आपको मैंने रिपीट कर दिए। लेकिन अगर आप लोगों ने अपनी तरफ से भी कोई और क्वेश्चन करवाना है, जहां तक आपको बताए थे, आई थिंक सो 14 तक ही बताए थे, तो आप करवा सकते हैं। अगर नहीं करवाना तो फिर नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। कर दें फिर नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट? जी सर करिए। टॉपिक हमारा पे देखें तो इस डेफिनेशन आपको मिल जाएगी, लीनियरली इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेक्टर्स क्या होते हैं। लेकिन यहाँ पे भी मैंने लिख दी है, ये देखिएगा,
हमारे पास कोई भी सेट ऑफ वेक्टर्स है, वेक्टर स्पेस के वेक्टर्स है v1 v2 अप टू vn, ये जितने कितने भी हो सकते हैं, कम से कम 2 होने चाहिए या 2 से ज्यादा जितने भी हो सकते हैं। ये देखिए, सेट ऑफ 2 और मोर वेक्टर्स इन अ वेक्टर स्पेस देन S इज सेड टू बी लीनियरली इंडिपेंडेंट, यानी इन वेक्टर्स को या इस पूरे सेट को भी हम कह सकते हैं, इन ओवर वेक्टर्स को क्या बोलेंगे, लीनियरली इंडिपेंडेंट। अगर हम जितने वेक्टर्स हैं उतने ही स्केलर लें, उतने ही स्केलर लेके हम हर वेक्टर को हर स्केलर से मल्टीप्लाई करके ऐड करके तो पुट कर दे इक्वल टू 0, उससे हमारे पास ये वाली कंडीशन जो है इक्वल टू 0 पुट कर दे, तो उससे हमारे पास जो है वो आ जाएगा सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। क्या आ जाएगी हमारे पास, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, यानी हम इस तरह से करें पुट k1 v1 और ये सारा जो है इक्वल टू 0, तो उससे हमारे पास सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, तो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन से को जब हम सॉल्व करें तो हमारे पास ये जो जितने स्केलर है उनकी वैल्यू निकलती है जैसे लीनियर कॉम्बिनेशन में निकलती है। तो अगर उन सब स्केलर्स की वैल्यू जो है वो इक्वल टू 0 आ जाए तो इसका मतलब होगा कि ये वेक्टर जो है वो लीनियरली इंडिपेंडेंट है। लेकिन अगर किसी एक स्केलर की या सब की वैल्यू 0 ना आए तो फिर हम कहेंगे कि ये लीनियरली डिपेंडेंट है। ठीक है, फिर सुन ले कि हमारे पास सेट ऑफ वेक्टर्स हैं v1 v2 अप टू vn, तो हमने चेक करना है कि ये लीनियरली डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट है। तो जितने वेक्टर्स होंगे उतने ही स्केलर लेके हम हर वेक्टर को उस स्केलर से मल्टीप्लाई करके उनको ऐड करके पुट करेंगे इक्वल टू 0, उससे हमारे पास सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन आ जाएगा जो कि होमोजीनियस सिस्टम आएगा क्योंकि इक्वल टू 0 पुट किया होगा ना। तो ये सिस्टम अगर इस सिस्टम की हम वैल्यूज निकालेंगे तो अगर इसका आंसर जो है वो k1 इज इक्वल टू 0, k2 इज इक्वल टू 0 अप टू kn इज इक्वल टू 0 आ गया, तो इसका मतलब है ये वेक्टर्स क्या होंगे, लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे, अदरवाइज क्या होंगे, लीनियरली डिपेंडेंट होंगे। अब एक्सरसाइज 4.3 पे आ जाए, तो आपने जो एक्सरसाइज 4.3 है इसके क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 10 तक करने हैं। ठीक है, जो एक्सरसाइज 4.3 है इसके क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर आपने करने हैं 10 तक। ठीक है, तो ये देखें, इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो देखिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन में उसने u1 और u2 दिया हुआ है और वो पूछ रहा है कि ये लीनियरली डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट है। तो अब हमारे पास टिप्स है ये चेक करने के लिए, एक तो वो फार्मूला भी है जो ऊपर है वो भी हमने यूज करना है। ठीक है, और उसकी मदद से भी हमने चेक करना है कि कौन से वेक्टर्स लीनियरली डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट है। लेकिन हमारे पास कुछ शॉर्टकट्स भी है। पहला शॉर्टकट तो ये है कि अगर हमारे पास 2 वेक्टर्स गिवन है, जैसे कि इस सूरत में 2 वेक्टर गिवन है, एक u1 गिवन है अगर आप क्वेश्चन में देखें और एक u2 गिवन है, और ऊपर उसने स्पेस दी हुई है कि ये वेक्टर स्पेस जो है वो R³ की ये दोनों वेक्टर है। वो पूछ रहा है कि ये दोनों वेक्टर लीनियरली इंडिपेंडेंट है या डिपेंडेंट है। अगर हमें सिर्फ 2 वेक्टर्स गिवन हो तो हमने सिर्फ एक चीज ही चेक करनी है, उससे ही हमें पता चल जाएगा कि लीनियरली डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट है। अगर इनमें से एक वेक्टर जो है वो दूसरे का स्केलर मल्टीपल आ रहा है, स्केलर मल्टीपल से मुराद ये है कि किसी दोनों में से किसी एक वेक्टर को किसी एक नंबर से मल्टीप्लाई करे तो दूसरा वेक्टर आ जाए, तो इसका मतलब है कि एक वेक्टर जो है वो दूसरे का क्या होगा, स्केलर मल्टीपल। तो अगर ऐसी सिचुएशन बन रही है कि एक वेक्टर दूसरे का स्केलर मल्टीपल हो तो फिर वो वेक्टर लाजमी तौर पर लीनियरली डिपेंडेंट होते हैं, जैसे कि इस सूरत में है। अगर आप देखें तो u1 को आप -5 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, u2 आ जाएगा। इसका मतलब है कि u1 और u2 एक दूसरे का क्या है, स्केलर मल्टीपल है। ठीक है ना। तो अगर ऐसी सिचुएशन बन जाए 2 वेक्टर्स की फॉर्म में कि एक वेक्टर दूसरे का स्केलर मल्टीपल हो तो फिर वेक्टर्स जो है वो लीनियरली डिपेंडेंट होते हैं। लेकिन अगर ऐसी सिचुएशन ना बने तो फिर वो वेक्टर्स आपस में लीनियरली इंडिपेंडेंट होते हैं। ये अपनी तरफ से मैंने एक एग्जांपल दी थी, ये देखिएगा। इसमें देखें v1 एक वेक्टर और v2 एक वेक्टर है, तो हम v1 को किसी भी नंबर से नहीं मल्टीप्लाई कर सकते कि v2 आ जाए, या v2 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते कि v1 आ जाए। तो इसका मतलब है ये लीनियरली इंडिपेंडेंट होगी, क्योंकि अगर मैं v1 को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो पहला तो 3 आ जाएगा, दूसरा 6 आ जाएगा, लेकिन तीसरा जो है 21 आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे तीसरा जो है वो क्या है, 14 है। तो इसका मतलब है कि किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करने से मेरा एक वेक्टर दूसरे वेक्टर में चेंज नहीं होगा, यानी कोई भी वेक्टर जो है वो दूसरे का स्केलर मल्टीपल नहीं है। ये सिर्फ 2 वेक्टर्स के लिए, तो इसका मतलब होगा कि ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है। आगे देखिए, आगे और टिप्स भी लिखी हुई है लीनियरली डिपेंडेंट के लिए। लीनियरली डिपेंडेंस के लिए एक टिप तो यही है जो मैंने अभी बताई है आप लोगों को, यानी ये वाली कि इफ देयर आर 2 वेक्टर्स एंड वन वेक्टर इज अ स्केलर मल्टीपल ऑफ अदर, तो फिर वो वेक्टर्स क्या होंगे, लीनियरली डिपेंडेंट होंगे।
इसके अलावा एक और भी ऑप्शन है लीनियरली डिपेंडेंट चेक करने की, ये है कि इफ वन वेक्टर कैन बी रिटन एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ अदर्स, यानी अगर एक वेक्टर जो है वो बाकियों के लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में लिखा जा सके तो फिर हम क्या कहते हैं कि ये क्या है, वेक्टर्स लीनियरली डिपेंडेंट है। ठीक है, अब देखिए जैसे इसका बी पार्ट है, इसमें उसने हमें 3 वेक्टर दिए हैं, एक u1 है, एक u2 है और एक क्या है, u3 है। तो हमने ये चेक करना है कि ये लीनियरली डिपेंडेंट है कि इंडिपेंडेंट है। तो अब 3 वेक्टर है, तो इसका एक आसान वे ये भी है कि हम क्या करें, किसी एक वेक्टर को बाकी दो के लीनियर कॉम्बिनेशन फॉर्म में लिखे। अगर तो वो लीनियर कॉम्बिनेशन फॉर्म में लिखे जा सके तो फिर वो लीनियरली डिपेंडेंट होंगे, अगर ना लिखे जा सके तो फिर वो लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे। तो अगर आप देखें तो हमने क्या किया है, मैंने यहाँ किया है, ये वो नेक्स्ट आगे अगले क्वेश्चंस में हम करेंगे, ये मंडे को फिर आपका लेक्चर है तो हम लोग करेंगे। देखिए ये u1 को पुट कर दिया लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ u2 और u3 का, u2 को k1 से मल्टीप्लाई किया है और u3 को किससे मल्टीप्लाई किया है, k2 से, और उसको पुट कर दिया u1 की को, यानी आई हैव रिटन u1 एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ u2 एंड u3। तो आपको आगे पीछे आपने लीनियर कॉम्बिनेशन के क्वेश्चंस किए हैं तो आपके पास ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन बन जाता है यहाँ। अब ये देखें, आपको बताया था अगर ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन जो है ये कंसिस्टेंट हुआ तो फिर इसका मतलब होगा कि u1 को इन दोनों के लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में लिखा जा सकता है, और अगर ये कंसिस्टेंट ना हुआ तो फिर हम किसी भी वेक्टर को बाकियों के लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में नहीं लिख सकते। तो इसकी कंसिस्टेंसी चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, कोफिशिएंट का डिटरमिनेंट लेते हैं, अगर वो 0 आ गया तो ये सिस्टम सर जी जी सर आन होगी, काइंडली नमाज के लिए टाइम दे दें। मैं बेटा यही करने लगा हूँ कि मॉर्निंग वालों ने आज यहीं तक पढ़ा है तो आप भी यहाँ तक ही आज पढ़ ले, ठीक है ना, बाकी फिर मंडे को पढ़ लीजिए, नमाज अजान से पहले पहले मैं चाह रहा हूँ ये खत्म हो जाए, ठीक है। चलो बस ठीक है सर, ये खत्म कर लें, बस हो गया ये तकरीबन खत्म। ये देखिए अब आपने इसका डिटरमिनेंट किया तो ये नॉट इज इक्वल टू 0 आ गया, इसका मतलब है सिस्टम कंसिस्टेंट है। अगर सिस्टम कंसिस्टेंट है तो इसका मतलब है कि एक वेक्टर जो है वो बाकियों के लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में लिखा जा सकता है, तो इसका मतलब है ये लीनियरली क्या होंगे, डिपेंडेंट होंगे। आप इस एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन ट्राई कीजिएगा, जो भी ना हुआ मैं आपको कर दूंगा, बाकी जो है बाकी हम नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो इंशाल्लाह मंडे को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो मॉर्निंग वालों ने भी इतना ही पढ़ा था, आप लोग भी फिर लीव कर जाए सब लोग और जाके नमाज पढ़ लें, ठीक है।